शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सुनसान द्वीप पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें एक अमेरिकी सेना का सैनिक सवार होता है। कुछ ही देर बाद वो पैराशूट से सुरक्षित जमीन पर उतरता है, लेकिन जमीन पर उतरने के बाद वो सैनिक देखता है कि एक और विमान जमीन की तरफ आ रहा है, और वो विमान एक जापानी पायलट का था। जब वह जापानी पायलट जमीन पर उतरता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ने के लिए अपने हथियार निकाल लेते हैं, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और तब जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था। इस वजह से दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। जब जापानी पायलट अमेरिकी सैनिक को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक वे दोनों बहुत बड़े दो हाथ देखते हैं। इसके बाद उनके सामने एक विशालकाय गोरिल्ला आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है और हम सीधे 1973 में पहुंच जाते हैं, जहां व्हाइट हाउस के बाहर हम मोनार्क कंपनी के प्रमुख बिली को देखते हैं। बिली तब अमेरिकी सरकार के एक सीनेटर के पास जाता है और उससे एक द्वीप पर जाने की अनुमति मांगता है। दरअसल बिली ने उसी द्वीप को खोज निकाला था जहां हमने कहानी की शुरुआत में उन दोनों सैनिकों को उतरते देखा था। बिली अब उस द्वीप पर अनुसंधान करने जाना चाहता है, लेकिन वहां जाने के लिए उसे एक सेना की टुकड़ी और बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए वो एक अमेरिकी सीनेटर से मदद की मांग करता है, लेकिन सीनेटर सरकार की ओर से अनुसंधान के लिए सेना और पैसे देने से सीधे इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वह द्वीप केवल एक साधारण द्वीप है और वहां अनुसंधान के लिए पैसे देना यानी बेकार में पैसे बर्बाद करना है। तब बिली कुछ सबूत दिखाकर सीनेटर से कहता है कि इस द्वीप पर कुछ ऐसे रहस्य मिल सकते हैं जो आज तक पूरी दुनिया के सामने नहीं आए हैं, और अगर हम सबसे पहले उस द्वीप के रहस्यों को दुनिया के सामने ले आते हैं तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही बिली सीनेटर को बताता है कि हमें तुरंत काम करना होगा, क्योंकि इस द्वीप के बारे में रूस को पता चल चुका है, इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है। अगर हम पहले वहां नहीं गए तो रूस की टीम हमसे पहले पहुंच जाएगी और उस द्वीप का लाभ उठा लेगी। यह सुनकर सीनेटर मान जाता है और बिली को उस द्वीप पर जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद सीनेटर के आदेशानुसार बिली एक सेना की टुकड़ी तैयार करता है, जिसे उस द्वीप पर ले जाया जाएगा। इस टुकड़ी के कैप्टन का नाम पैकार्ड था। इसके अलावा बिली अपनी टीम में एक ऐसे व्यक्ति को भी शामिल करता है जो रास्ता खोजने में बहुत निपुण था, और उस व्यक्ति का नाम जेम्स था। अब पूरी टीम तैयार होने के बाद एक बड़े जहाज पर सवार होकर उस द्वीप की तरफ रवाना हो जाती है। जहाज पर बैठे सभी सैनिक समुद्र का सुंदर दृश्य देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी यह खुशी जल्द ही एक बड़ी मुसीबत में बदलने वाली है, क्योंकि जिस द्वीप की तरफ वे जा रहे थे वो भयानक खतरों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी टीम में एक फोटोग्राफर को भी शामिल किया था, जो उस द्वीप की तस्वीरें खींचकर पूरी दुनिया के सामने ला सके, और उस फोटोग्राफर का नाम मैसन था। इसके बाद जहाज कुछ दूर जाने के बाद उस द्वीप के पास पहुंच जाता है। फिर बिली सेना की टुकड़ी के कैप्टन को अपने पास बुलाकर कहता है कि सामने एक बहुत बड़ा तूफान है। अगर हम जहाज लेकर इस तूफान को पार करने की कोशिश करेंगे तो हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हम जहाज यहीं छोड़कर हेलीकॉप्टरों के माध्यम से बड़े तूफान को पार करके द्वीप पर पहुंचेंगे। कोई अन्य उपाय न होने के कारण सेना का कैप्टन मान जाता है। इसके बाद वे कुछ हेलीकॉप्टरों में सवार होकर उस तूफान की तरफ रवाना हो जाते हैं, और जैसे ही वे तूफान के बीच पहुंचते हैं, वहां तेज हवाओं के कारण उनके हेलीकॉप्टर भयानक रूप से हिलने लगते हैं। साथ ही ऊपर आसमान से बिजली कड़कने लगती है, लेकिन वे लोग किसी तरह उस तूफान को पार करके बाहर निकल आते हैं और बाहर का दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने हरियाली से भरा एक बेहद खूबसूरत द्वीप था, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। द्वीप पर पहुंचने के बाद वे अपना काम शुरू कर देते हैं। वे द्वीप पर बम गिराना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके गिराए गए बमों के कारण जमीन पर बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जिससे कई जानवर मारे जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, बल्कि वे इसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी किसी अज्ञात चीज ने एक बहुत बड़ा पेड़ उनके हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक दिया, जिससे वो हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि इतने बड़े पेड़ को उठाकर उनकी तरफ किसने फेंका। तभी एक विशाल हाथ आकर उनके दूसरे हेलीकॉप्टर को भी खिलौने की तरह नष्ट कर देता है। इसके बाद वे कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक विशालकाय गोरिल्ला खड़ा था जिसका नाम कॉन्ग था, और कॉन्ग इस जंगल का राजा था। कुछ देर बाद कॉन्ग शांत हो जाता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, मानो वो यह कहना चाहता हो कि तुम यहाँ बम मत गिराओ तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सेना का कैप्टन कॉन्ग पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। इसके बाद सेना अपने हेलीकॉप्टरों से कॉन्ग पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन उन गोलियों का कॉन्ग पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद गुस्से में आकर कॉन्ग हेलीकॉप्टरों पर हमला कर देता है और एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टरों को नष्ट करके नीचे गिरा देता है। सभी हेलीकॉप्टरों को नष्ट करने के बाद कॉन्ग वहां से जाने लगता है, लेकिन यहाँ कैप्टन बहुत गुस्से के साथ कॉन्ग की तरफ देखता है,
क्योंकि कॉन्ग उसके कई साथियों को मारकर जा चुका था। अब सभी लोग जंगल में इधर उधर बिखर जाते हैं, जहां टीम का एक सदस्य जेम्स, जो उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आया था, कुछ साथियों को ढूंढ लेता है। इसके बाद वे अपनी टीम बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन सीधे बिली की तरफ बंदूक तान देता है और उससे पूछता है कि सच सच बताओ, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो। तब बिली उसे पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि आज से 30 साल पहले मैं अपने साथियों के साथ एक जहाज में आया था। रास्ता भटक जाने के कारण हम गलती से इस द्वीप पर आ गए थे, लेकिन तभी एक बड़े मॉन्स्टर ने हमारे जहाज पर हमला कर दिया, जिससे जहाज पर मौजूद सभी साथी मारे गए और केवल मैं ही जीवित बच पाया था। इसके बाद वापस आकर मैंने सरकार को इस द्वीप के बारे में बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। तब मैंने खुद ये फैसला किया कि इस द्वीप का पूरा सच दुनिया के सामने लाऊंगा, ताकि लोग जान सकें कि अभी भी हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे विशालकाय जीव मौजूद हैं जो अगर हमारे पास पहुंच गए तो हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण मैं सरकार को बताना चाहता था कि जब ये मॉन्स्टर हम पर हमला करे तो हम उसके हमलों के लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। जब वे एक नदी के पास पहुंचते हैं तो वे अपने सामने एक बहुत बड़ा सांड देखते हैं, जिसे देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और तुरंत उस सांड की तरफ बंदूक तान देते हैं। लेकिन यहाँ जेम्स सभी से अपनी बंदूकें नीचे गिराने को कहता है और बताता है कि ये सांड हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद जब वे बंदूकें नीचे रख देते हैं तो वो सांड भी मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ कैप्टन की टीम जंगल के अंदर आगे बढ़ रही थी और जब वे एक घने बांस के झुरमुट में पहुंचते हैं तो अचानक एक सैनिक के चेहरे के पास से एक बांस गुजरता है। जब वे ऊपर देखते हैं तो समझते हैं कि वो कोई बांस नहीं बल्कि एक विशाल मकड़ी का पैर था। इसके बाद वो मकड़ी उन पे हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए वे उस मकड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बंदूकों की गोलियों से उस मकड़ी को कोई खास नुकसान नहीं होता। तब कैप्टन अपने सैनिकों से कहता है कि मकड़ी के पैरों पर हमला करो। जब वे मकड़ी के पैरों पर वार करते हैं तो वो कमजोर होकर नीचे उतरने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर सभी मिलकर मकड़ी पर गोलियां बरसाकर उसे मार डालते हैं। इसके बाद वे समझ जाते हैं कि यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि यहाँ हर तरह के खतरनाक जीव मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम दूसरे समूह को देखते हैं जो जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद वे एक गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस गांव में कोई नहीं था। जब मैसन गांव की तस्वीरें खींच रही थी तो अचानक उसे दीवार के भीतर से एक आदमी दिखाई देता है। धीरे धीरे और भी कई लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। दरअसल वे इस द्वीप के आदिवासी थे जो पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे थे। ये आदिवासी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये लोग भी आदिवासियों पर बंदूकें तान देते हैं। जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने ही वाले थे तभी लंबी दाढ़ी और मूंछों वाला एक आदमी बाहर निकलता है। उसका नाम मार्लो था और ये वही व्यक्ति था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में विमान से गिरते हुए देखा था। मार्लो पिछले 28 सालों से यहाँ के आदिवासियों के साथ रह रहा था। अब मार्लो सामने आकर सभी से कहता है कि तुम अपनी बंदूकें नीचे रख लो, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मार्लो की बात सभी मान लेते हैं। मार्लो इन लोगों को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि पिछले 28 सालों से उसने बाहरी दुनिया का कोई इंसान नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम एक ऐसे सैनिक को देखते हैं जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। जब वो नदी से पानी पीने जा रहा था तभी उसे हलचल की आवाज सुनाई देती है। अचानक उसके सामने कॉन्ग आकर खड़ा हो जाता है। कॉन्ग को देखकर वो सैनिक बहुत डर जाता है और तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। कॉन्ग उस सैनिक को देख लेता है लेकिन उसे कुछ नहीं करता। इससे ये पता चलता है कि कॉन्ग बेवजह किसी को नहीं मारता। इसके बाद कॉन्ग पानी में बैठकर अपने हाथ पर लगे घाव को देखने लगता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और ये घाव कॉन्ग को इंसानों ने ही दिया था। अब कॉन्ग पानी उठाकर पीने लगता है। तभी एक विशाल ऑक्टोपस उसे कमजोर समझकर उस पर हमला कर देता है। वह ऑक्टोपस पूरी तरह कॉन्ग के शरीर से लिपट जाता है, लेकिन कॉन्ग अपने हाथों से उस ऑक्टोपस का सिर पकड़कर कुचल देता है और उसे खाने लगता है। इसके बाद कॉन्ग उस ऑक्टोपस को घसीट कर ले जाता है ताकि बाद में फिर से खा सके। यह देखकर वो सैनिक समझ जाता है कि कॉन्ग कितना शक्तिशाली है। दूसरी तरफ मार्लो बाकी लोगों को एक पुराने जहाज के पास ले आता है। जहाज के अंदर घुसते ही वे देखते हैं कि आदिवासियों ने जहाज के अंदर एक मंदिर बना रखा है। यहाँ आदिवासियों ने पत्थर पर कॉन्ग की एक बड़ी पेंटिंग बनाई है जिसकी वे पूजा करते हैं। यहाँ मार्लो उन्हें समझाता है कि ये आदिवासी कॉन्ग को अपना भगवान मानते हैं। अगर कॉन्ग न होता तो ये सभी मारे जाते, क्योंकि इस द्वीप पर जमीन के नीचे कुछ छिपकलीनुमा जीव छिपे रहते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं और हमेशा इंसानों की जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ छिपकली से तात्पर्य बड़े जीवों से है, लेकिन कॉन्ग की वजह से वे छिपकलियाँ उन पर हमला नहीं कर पाती। इसके बाद मार्लो बताता है कि कॉन्ग अपनी प्रजाति का आखिरी जीवित सदस्य है,
क्योंकि उन छिपकलियों ने कॉन्ग के पूरे परिवार को मार डाला है। अब कॉन्ग के डर से वे छिपकलियां जमीन के नीचे छिपी रहती हैं। तब जेम्स मार्लो से पूछता है कि कॉन्ग ने हम पर हमला क्यों किया था। इसके जवाब में मार्लो कहता है कि जब तुमने हेलीकॉप्टरों से इस द्वीप की जमीन पर बम गिराए थे और कई जानवरों को मार डाला था, तो गुस्से में आकर कॉन्ग ने तुम पर हमला किया था। साथ ही मार्लो बताता है कि तुम्हारे बम गिराने की वजह से जमीन के नीचे से कई छिपकलियां बाहर निकल आई थीं, लेकिन कॉन्ग ने उन सबको मार डाला। अगर उस समय कॉन्ग उन छिपकलियों को नहीं मारता तो वे तुम सबको मारकर वापस जमीन के नीचे चली जाती। इसके बाद मार्लो जेम्स से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब जेम्स कहता है कि हम इस द्वीप पर अनुसंधान करने आए थे और अब हम इस द्वीप का पूरा सच जान चुके हैं, इसलिए अब हम सबको वापस जाना चाहिए। लेकिन वापस जाने के लिए हमारे पास जो हेलीकॉप्टर थे उन्हें तो कॉन्ग ने नष्ट कर दिया है, इसलिए अब हमें पैदल चलकर इस द्वीप के उत्तर की तरफ जाना होगा जहाँ हमारा एक जहाज है। ये सुनकर मार्लो कहता है कि पैदल वहाँ पहुँचने में तुम्हें कई हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक नाव है, अगर तुम उसे ठीक कर लोगे तो हम जल्दी ही जहाज तक पहुँच सकते हैं। ये सुनकर जेम्स मार्लो की बात मान लेता है और सभी मिलकर नाव को ठीक करने के काम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ मैसन आदिवासियों की तस्वीरें खींचने लगती है। वे कैमरे में अपनी तस्वीरें देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार कैमरे जैसी कोई चीज़ देखी थी। तभी मैसन पास की नदी से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। आवाज़ सुनकर मैसन तुरंत उस तरफ जाती है और देखती है कि एक हेलीकॉप्टर के नीचे सांड का एक बच्चा फंसा हुआ है। ये देखकर मैसन उस हेलीकॉप्टर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी। तभी कोई आकर हेलीकॉप्टर को सांड के सिर के ऊपर से हटा देता है और सांड को मुक्त कर देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि कॉन्ग था। कॉन्ग को देखकर मैसन बहुत डर जाती है, लेकिन कॉन्ग उसे कुछ नहीं करता। वो सिर्फ मैसन की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मैसन समझ जाती है कि कॉन्ग हमसे गुस्सा है, क्योंकि हमने उसे घायल किया था। इधर नाव पूरी तरह तैयार हो जाती है। फिर मार्लो पिछले 28 सालों से जिन आदिवासियों के साथ रहा था, उन्हें आखिरी बार विदा कहकर नाव में बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस सैनिक को देखते हैं जो अपने समूह से अलग हो गया था। वो एक कांटेदार पेड़ पर बैठा हुआ था, लेकिन अचानक वो पेड़ हिलने लगता है। वो समझ जाता है कि ये कोई पेड़ नहीं बल्कि एक जीव है, और वो जीव उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो सैनिक तुरंत अपनी बंदूक निकालकर उस जीव पर गोली चलाता है, लेकिन उस गोली का उस जीव पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद वो जीव चुपचाप अपना सिर छिपाकर वहां से जाने लगता है, और जब सैनिक पीछे मुड़कर देखता है तो एक विशाल छिपकली आकर उसे जिंदा निगल जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोग नाव से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ मार्लो अपनी टीम के एक सदस्य को अपने 28 साल पहले के जीवन के बारे में बताता है कि जब मैं द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने जा रहा था, तब मेरा बेटा सिर्फ 1 साल का था, लेकिन अब मेरा बेटा शायद बहुत बड़ा हो चुका है, और अब मेरी जीवन की आखिरी इच्छा यही है कि मैं अपने बेटे को देख सकूं। इसके बाद पूरी रात नाव से सफर करने के बाद सुबह वे लोग बहुत दूर का रास्ता तय कर लेते हैं। अच्छी बात यह होती है कि उनका रेडियो काम करना शुरू कर देता है। फिर एक सैनिक दूसरे समूह के कैप्टन से संपर्क करता है, जिससे दोनों समूह एक दूसरे की लोकेशन जान जाते हैं। वो सैनिक कैप्टन से कहता है कि हम बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। दूसरे समूह से बात करने के बाद सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमगादड़ आकर उनके एक सदस्य को उठा ले जाता है, और सबकी आंखों के सामने वो चमगादड़ उनके साथी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वे नाव रोक देते हैं और पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे कैप्टन के दल से मिल जाते हैं। सबके मिलने के बाद जेम्स कहता है कि हमें अब जहाज की तरफ चलना चाहिए, लेकिन यहाँ कैप्टन वापस जहाज पर लौटने से मना कर देता है। कैप्टन कहता है कि मुझे पश्चिम दिशा की तरफ जाना है, क्योंकि वहाँ मेरा एक सैनिक है। असल में कैप्टन नहीं जानता था कि चैपमैन पहले ही मर चुका है। अब मार्लो कैप्टन को बहुत समझाता है कि पश्चिम की तरफ मत जाओ, क्योंकि वहाँ कई छिपकलियाँ हैं जो हमें देखते ही मार डालेंगी। लेकिन कैप्टन किसी भी कीमत पर अपने साथी को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए न चाहते हुए भी बाकी लोग कैप्टन के साथ पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखते देखते वे पश्चिम में पहुंच जाते हैं। वहां उनके सामने एक बड़ा खुला मैदान आता है, और उस मैदान में बहुत बड़े बड़े जीवों के कंकाल पड़े थे। यहाँ मार्लो सभी को बताता है कि ये कॉन्ग के परिवार के कंकाल हैं, जिन्हें उन छिपकलियों ने मार डाला है। अब जब वे उस जगह से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें भयानक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर सभी दौड़ने लगते हैं और तुरंत उन कंकालों के पीछे छिप जाते हैं। तभी एक बड़ी छिपकली वहां आ जाती है और उनके करीब आके एक इंसान का कंकाल अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। उस कंकाल के साथ लगे आर्मी बैच का नाम पढ़कर जेम्स समझ जाता है कि ये वही चैपमैन है जिसे खोजने के लिए कैप्टन उन्हें यहाँ लाया था। अब जब वो छिपकली दूसरी तरफ चली जाती है तो मौके का फायदा उठाकर सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं,
लेकिन कुछ ही देर में वो छिपकली उनकी गंध सूंघकर वहां पहुंच जाती है और उनके एक साथी को जिंदा निगल जाती है। अब सभी मिलकर उस छिपकली पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो छिपकली धुएं के पीछे छिप जाती है। वे समझ जाते हैं कि ये छिपकली फिर से उन पर हमला करेगी, इसलिए वे पहले से ही छिपकली के हमले के लिए तैयार बैठ जाते हैं। और जब वो छिपकली दोबारा हमला करने आती है तो एक सैनिक उस छिपकली पर मशीन गन से कई गोलियां चलाता है, लेकिन उन गोलियों से छिपकली को कोई खास नुकसान नहीं होता। इसके बाद वो छिपकली अपनी जीभ से उस सैनिक को जिंदा निगल जाती है। इसके बाद छिपकली मैसन के पीछे पड़ जाती है, लेकिन मैसन बड़े बड़े कंकालों के बीच से दौड़कर उस छिपकली के चंगुल से बच जाती है। उसी समय आग लगने के कारण जहरीली गैस का बम फट जाता है, जिससे चारों तरफ जहरीली गैस फैल जाती है। कुछ ही देर में बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं और उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ जेम्स गैस मास्क पहनकर चाकू से कई चमगादड़ मार गिराता है। जब वे चमगादड़ों को मार रहे थे तो मौके का फायदा उठाकर छिपकली फिर से उन पर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ एक सैनिक फायर गन से उस छिपकली पर आग की लपटें फेंकना शुरू कर देता है, जिससे वो छिपकली आग में जलकर मर जाती है। अब छिपकली के मारे जाने के बाद सभी फिर से एकजुट होते हैं। इसके बाद सब फैसला करते हैं कि अब उन्हें उस द्वीप से निकलकर अपने जहाज की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन अभी भी तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मैं अपने साथी को ढूंढकर ही रहूंगा। तब जेम्स उस सैनिक का बैज दिखाकर कैप्टन से कहता है कि वो सैनिक मर चुका है। यह सुनकर कैप्टन के पास और कोई बहाना नहीं बचता, और तब कैप्टन अपना असली उद्देश्य सामने लाता है कि कॉन्ग ने उसके कई सैनिकों को मार डाला है, इसलिए वह कॉन्ग को मारकर अपने साथियों की मौत का बदला लेगा। तब सभी कैप्टन को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम कॉन्ग को मार डालोगे तो वे छिपकलियां आकर हम सबको मार डालेंगी, लेकिन कैप्टन बहुत जिद्दी इंसान था और वो किसी की बात सुनना नहीं चाहता था। इसके बाद जेम्स फैसला करता है कि हम वापस जहाज की तरफ जा रहे हैं और अगर तुम कॉन्ग को मारना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। अब सभी फिर से दो समूहों में बढ़ जाते हैं और सैनिकों को न चाहते हुए भी अपने कैप्टन के साथ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जेम्स का समूह जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरफ जाएं। इसलिए जेम्स और मैसन फैसला करते हैं कि वे दोनों सामने वाले पहाड़ पर चढ़ेंगे और पहाड़ की चोटी से देखेंगे कि उनका जहाज कहाँ है। इसके बाद वे दोनों पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें अपना कोई जहाज नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी उनके सामने कॉन्ग आकर खड़ा हो जाता है। कॉन्ग को देखकर वे दोनों बिना कोई हलचल किए बिल्कुल पुतले की तरह सीधे खड़े हो जाते हैं। तब कॉन्ग उनके बहुत पास आकर उन्हें देखने लगता है और मैसन हिम्मत करके अपने हाथ से कॉन्ग के शरीर को छूती है, लेकिन कॉन्ग मैसन को कुछ नहीं करता, जिससे मैसन समझ जाती है कि कॉन्ग इंसानों को मारना नहीं चाहता। दूसरी तरफ कैप्टन अपने साथियों के साथ मिलकर कॉन्ग के लिए एक जाल तैयार करता है। वो नदी के पानी में तेल डालकर नदी में आग लगा देता है। ये देखकर कॉन्ग तुरंत वहां आ जाता है और जैसे ही कॉन्ग वहां पहुंचता है, कैप्टन जमीन के नीचे बिछाए गए लैंडमाइन में विस्फोट कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप कॉन्ग आग की चपेट में आने लगता है और एक बार फिर कैप्टन कॉन्ग को गुस्सा दिला देता है, लेकिन इस बार आग में जलने के कारण कॉन्ग बहुत कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है। अब कैप्टन कॉन्ग के चारों तरफ बम लगाकर उसे उड़ाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि कैप्टन कॉन्ग को बम से उड़ाए, वहां जेम्स, मार्लो और मैसन पहुंच जाते हैं। ये तीनों कैप्टन को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और कैप्टन से कहते हैं कि हम तुम्हें कॉन्ग को मारने नहीं देंगे, क्योंकि कॉन्ग को मारना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन कैप्टन पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता और वो अपने सैनिकों से कहता है कि इन सबको मार डालो। लेकिन इस बार कैप्टन के अपने सैनिक ही उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वे भी समझ चुके थे कि कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा असली दुश्मन जमीन के नीचे छिपी हुई वे छिपकलियां हैं। तभी नदी के बीच से एक विशाल छिपकली बाहर निकल आती है। यहाँ मार्लो सभी से कहता है कि यही वो बड़ी छिपकली है जो इतने दिनों से जमीन के नीचे सो रही थी। अब सब उस छिपकली को देखकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन कैप्टन नहीं भागता, क्योंकि कैप्टन अब कॉन्ग के साथ साथ उस छिपकली को भी मारना चाहता था। और जब कैप्टन बम से जुड़े रिमोट का बटन दबाने ही वाला था, तभी कॉन्ग को होश आ जाता है और वो अपने हाथ से कैप्टन को वहीं कुचलकर मार डालता है। इसके बाद कॉन्ग और उस छिपकली के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से वार करने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी लोग अपनी नाव की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो छिपकली उनका पीछा करना शुरू कर देती है। यहाँ एक सैनिक अपने हाथ में 2 ग्रेनेड लेकर उस छिपकली को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चिल्लाने लगता है। असल में उस सैनिक की योजना ये थी कि जैसे ही वो छिपकली उसे खाने आएगी, वो ग्रेनेड से खुद को और उस छिपकली को उड़ा देगा। लेकिन वो छिपकली अपनी पूंछ से उस सैनिक को बहुत दूर उठाकर फेंक देती है। इसके बाद वो छिपकली बाकी लोगों का भी पीछा करने लगती है और जब छिपकली उन्हें मारने ही वाली होती है, तभी पीछे से उड़कर कॉन्ग एक बड़ा पत्थर लाकर उस छिपकली के सिर पर दे मारता है। इस मौके का फायदा उठाकर सभी वहां से भागने लगते हैं।
इधर दोबारा कोंग और छिपकली के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो छिपकली कोंग की गर्दन पर वार करती है, लेकिन कोंग किसी तरह खुद को उस छिपकली के चंगुल से छुड़ाकर उसे सामने वाले पहाड़ पर पटक देता है। लेकिन वो छिपकली हार मानने वाली नहीं थी, वो दोबारा कोंग पर झपट पड़ती है। दूसरी तरफ मैसन पहाड़ की एक चोटी पर खड़े होकर फ्लेयर गन चला देती है ताकि जहाज पर मौजूद लोग उनका सिग्नल देख सकें। इधर कोंग और छिपकली की लड़ाई चलती रहती है। यहाँ वो छिपकली कोंग को उठाकर एक पुराने जहाज पर पटक देती है, जिससे कोंग भयानक रूप से जंजीरों में फंस जाता है और खुद को उन जंजीरों से मुक्त नहीं कर पाता। अब वो छिपकली कोंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कोंग को मारने से पहले समूह का एक सदस्य मशीन गन से उस छिपकली पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इससे वो छिपकली बहुत गुस्सा हो जाती है और कोंग को छोड़कर उस सैनिक को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अब जब वो छिपकली उस सैनिक के बहुत पास पहुंच जाती है, तब मैसन फ्लेयर गन से गोली चलाकर सीधे उस छिपकली के सिर पर वार करती है, जिससे उस छिपकली का ध्यान मैसन की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ कोंग पूरी ताकत से जंजीर को तोड़ देता है। इसके बाद कोंग एक जंजीर से बंधे पंखे को देखता है और उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। वो जंजीर से बंधा पंखा सीधे छिपकली की तरफ फेंकता है, जिससे वो पंखा छिपकली के पेट में घुस जाता है और वो छिपकली जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद कोंग फिर से उस छिपकली को उठाकर सामने की चट्टान पर पटक देता है, लेकिन उस छिपकली के चट्टान से टकराने के कारण मैसन पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है। लेकिन मैसन के पानी में डूबने से पहले कोंग तुरंत पानी में अपना हाथ डालकर मैसन को बचा लेता है। तभी पीछे से वो छिपकली फिर से कोंग पर हमला कर देती है। अब कोंग उस छिपकली के सामने फिर से कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि एक हाथ में मैसन होने के कारण कोंग उस छिपकली से एक ही हाथ से लड़ रहा था और वह छिपकली सीधे कोंग का वो हाथ खाने की कोशिश करती है। लेकिन कोंग अपना पूरा हाथ उस छिपकली के मुंह के अंदर घुसा देता है और इसके बाद वह उस छिपकली की पूरी जीभ बाहर खींचकर फाड़ देता है, जिससे आखिरकार वो विशाल छिपकली मर जाती है। अब कोंग बहुत शांति से अपने हाथ की हथेली खोलता है और मैसन को एक तरफ रख देता है। तभी मैसन को होश आ जाता है। होश आने के बाद मैसन देखती है कि कोंग पीछे मुड़कर वहां से जाने लगा है। इसके बाद सभी नाव पर सवार होकर वापस लौटने लगते हैं। वे फैसला करते हैं कि वे इस द्वीप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर सरकार को कोंग के बारे में पता चल गया तो वे कोंग को मारकर उस पर प्रयोग करेंगे। इसलिए ये द्वीप जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। इसके बाद वे अपने जहाज पर चढ़ जाते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।